नमस्कार दोस्तों। कल हम लोग हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100 तक देख लिए था। आज उसके आगे का देखते हैं 101 नंबर से। सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, खुद से कुछ भी बनाया हुआ नहीं है। सारा बीपीएससी बिहार का जितना भी एग्ज़ाम है उससे पहले सीडीपीओ, बीपीएससी टीचर या फिर किसी में भी, तो सारा उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप साइड में देख सकते हैं। सारा काम का ये आप लोग देखें और कुछ सीखें। तो 101 नंबर का क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो पूछ रहा है कौन सा अभिलेख में यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 2, 102। किसी अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। किस अभिलेख में? हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान भी था, बिहार भी था, कलिंग भी था, तो श्रीलंका नहीं था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था, ऐसा कौन बोलता है? ऐसा मेगास्थनीज बोलता है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वो कौन सा स्तंभ है? भाब्रू स्तंभ। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। ये सारा अशोक के धर्म का मूल संदेश के अंतर्गत ही आता है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? अशोक सामान्यतः प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है क्या बोलते हैं, प्राकृत भाषा। अशोक के शिलालेखों में अधिकतर प्राकृत भाषा में प्रयुक्त है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था, अभी हम लोग देखें, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। अभी देखें, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? कह रहा है अशोक की नीति के आर्थिक परिणाम के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, मतलब उसके आर्थिक नीति के कारण ही अशोक साम्राज्य का पतन हुआ। इस कथन में कौन विश्वास करता है? रोमिला थापर। बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अब मौर्योत्तर काल में आते हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा और सुमात्रा से। जावा सुमात्रा इंडोनेशिया में है। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वार देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? बालपुत्र देव ने किया था ऐसा। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? ये जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? रुद्रदामन ने की थी। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? व्यापक पैमाना
का अर्थात अधिक मात्रा में। तो ऐसा कौन किया था? बीम कडफिसस किया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था ऐसा, और अपने बड़े भाई मतलब रामगुप्त का हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय शासन प्राप्त किया था। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुनों को 2 बार पराजित किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त थे। उन्होंने महेंद्र आदित्य का उपाधि भी लिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग गुप्त युग में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। और प्रसिद्ध तो था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, और वहाँ 70 से अधिक विषय का भी पढ़ाई होता था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, पूछ रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? सभी लोग जानता है, मुसलमान था, बख्तियार खिलजी। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों का ध्यान पूर्वक पढ़े। कथन ए में बोल रहा है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। ये बिल्कुल सही बात है। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ये तो गलत बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासन काल के दौरान भारत आया था। नहीं, ये तो गलत है। वेन सॉन्ग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। उपयुक्त में से कोई नहीं। कितने कथन सही हैं? तो इसमें कोई कथन सही नहीं है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का यात्रा किया था। चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी 515 से 520 ईस्वी के बीच, मतलब 517 के लगभग। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया। तो चीनी यात्री इत्सिंग जो था बिहार का भ्रमण 671 से 695 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन में तो यहाँ कहीं नहीं है, तो ये हो जाएगा आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ये ताम्रलिप्ति का है। कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ताम्रलिप्ति। सॉरी, 137 नंबर का गलत हो गया। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ये गुप्त काल का था। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? धन्वंतरी जाने जाते हैं। गुप्त काल में औषधि क्षेत्र में सबसे विख्यात जो है वो धन्वंतरी थे। तो ऑप्शन में कुछ नहीं है, सुश्रुत, सौमिल, शूद्रक, शौनक। तो इसमें से हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश ने। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? पूछ रहा है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपज का चौथा भाग। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो अपरहत ऐसे भूमि को कहा जाता था जो संरक्षण विहीन हो, जो किसी के संरक्षण में ना हो, ना जंगल में है, ना संचित भूमि, ना जोती हुई भूमि, ये सब कुछ नहीं होगा। इसका होगा संरक्षण विहीन भूमि।
तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई। सातवाहनों के द्वारा शीशे के सिक्के चलाए गए थे। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? व्यापक पैमाना पे मतलब अधिक संख्या में कौन किया था? विमकटफिशस। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी आया था ये। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? हरिसेन। हरिसेन था इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। पूछ रहा कला की जो शैली है वो किसके समय में फली फूली? वो हो गया कुषाणों के समय में। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में त्रिपर्वतीय कहा गया है? इक्ष्वाकु को। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति ने। कविबान निवासी था औरंगाबाद का, और वो ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में बेनसोंग ने भारत की यात्रा की थी। हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। चीनी यात्री बेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। चंदेल ने खजुराहो मंदिर के स्थापत्य के निर्माण में सहयोग किया था। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है? मथुरा शैली में प्राप्त हुई है। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। कला की गांधार शैली कुषाणों के समय में फली फूली। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? ये हो जाएगा गुप्त कला का। बोधिसत्व पर प्रमपानी की पेंटिंग स्थित है। पूछ रहा है बोधिसत्व प्रमपानी का पेंटिंग कौन सा गुफा में स्थित है? अजंता की गुफा में। यहाँ अजंता कर दिया गलती से, तो गुफा नंबर 17 में अजंता की गुफा में बोधिसत्व प्रमपानी की पेंटिंग स्थित है। अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख में विधवा दहन का उदाहरण है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। बाराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? भारत जावा कला का शानदार उदाहरण है। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। अब हम लोग दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग के बारे में देखेंगे। दक्षिण भारत का जो शासक है, तो 162 नंबर। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ पे बहुत अच्छे सिस्टम के साथ ग्राम पंचायत का संचालन किया जाता था। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल साम्राज्य। अभी अभी बताया गया ग्राम पंचायत, वो भी स्थानीय स्वशासन में ही आता है। कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया? पल्लव वंश ने बनवाया था, तमिलनाडु राज्य में। कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? एकाम्बरेश्वर मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है, मतलब तमिलनाडु में कांचीपुरम मंदिर है। कांचीपुरम में एकाम्बरेश्वर मंदिर है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? राजा राज प्रथम के द्वारा। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम।
कदम का संगम साहित्य में उल्लेख नहीं हुआ है। अगर यही क्वेश्चन पूछ दे कि संगम साहित्य में किसका किसका उल्लेख हुआ है तो हम लोग कहेंगे चेर, चोर, पांडव। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसीलिए वो उरेयूर विख्यात था। दक्षिण भारत के मंदिर के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया? चेर ने। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अब हम लोग देखेंगे प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वैशेषिक ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था और ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले खोजा था टी पेंथलर ने। कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? कार्तिकेय का कहानी है इसमें। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो बृहत संहिता 12 मिहिर हो जाएगा, मूसिका मसा अतुला हो जाएगा, राजतरंगिणी का कल्हन हो जाएगा, विक्रमांक देव चरित का बिल्हन हो जाएगा। तो A4, B3, C1, D2 मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा 179 का आंसर। इसमें भी बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए, तो लेखक और पुस्तक को इसमें मिलान करना है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। पाणिनि का अष्टाध्यायी है। कामंदक का हो जाएगा नीतिसार, कालिदास का कुमार संभव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी, अभी अभी हम लोगों ने देखा। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? बिहार में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई थी, मतलब उजागर हुआ था? धर्मशास्त्र के समय में। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों के पहलू पर प्रकाश डाला गया है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? कौटिल्य था। इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है? इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र वर्मन। मत विलास पर हसन लिखा था महेंद्र वर्मन। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? इनमें से किसी ने भी नहीं लिखा, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उसका आंसर होगा विल्फ्रेड हार्वे शॉप। पेरिप्लस उसी ने लिखा था। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने किया था। सूर्य सिद्धांत एक बुक की रचना की थी आर्यभट्ट ने, इसी में
सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन घूमता है, ऐसा उन्होंने कहा था। कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो हमने पहले भी बताया था इस क्वेश्चन का आंसर, वो धन्वंतरी होगा, जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। कवि बान निवासी था औरंगाबाद का, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये हो जाएगा चंद्रवरदाई। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा भास। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने लिखा। कृतार्जुन पुस्तक किसने लिखा था? भारवी ने। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? बाण भट्ट ने लिखी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं हम लोग। चरक हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में, ब्रह्मगुप्त हो जाएगा गणित के क्षेत्र में, बारहमिहिर हो जाएगा ज्योतिष के क्षेत्र में, विशाखा दत्त हो जाएगा नाटककार के क्षेत्र में। इसका आंसर हो जाएगा बी। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? कामंदक के द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 में लेकर आएंगे 100 क्वेश्चन। सुनिए ध्यान से, सारा याद हो जाएगा और हम लोग कुछ बात भी करेंगे, थोड़ा लोग हो जाएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑडियो में।